जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आ जाइए हमारे पास, हम करवाते हैं आपको। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि हम वन डे वन चैप्टर का कवर करवाएंगे हिंदी के सारे। तो हमने आपको शब्द पढ़ा दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, जितने भी ऐसे सारे शब्द थे जो शब्द भेद के अंतर्गत प्रयोग किया गया था, उस सारे को हम ऑप्शन के थ्रू आपको कवर करवा देते। और बच गया था कुछ ऐसे क्वेश्चन, अब बच गया था कि इससे वन डे वन चैप्टर में वो खत्म हो गया था। अब बचा था समास। आज हम इसी क्लास में समास पढ़ेंगे। समास पे पढ़ने का मतलब कि समास होता क्या है। पहले तो वो क्वेश्चन है कि समास होता क्या है। तो पॉइंट अपने कॉपी पर हेडिंग डालना, समास। समास क्या होता है सर? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी किसी ऐसे भाषा को संक्षेप करके लिखा जाता है जो बता दिया जाता है कि किस भाषा के अंतर्गत आता है या किस समास के अंतर्गत आता है। तो समास का सिर्फ और सिर्फ अंतर्गत इसका है कि संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मीन समझ गए होंगे कि जिसको संक्षेप में बताया गया होगा समास के अंतर्गत कहलाता है। समास, तो समास क्या होता है हम बता दें कि समास होता क्या है। अब सर इस तरह तो हम नहीं लिख सकते कि समास क्या होता है। अब क्वेश्चन उठा है समास का परिभाषा से बताइए। समास का परिभाषा होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। लिखा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को बने शब्द, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्लियर? समास। अब समास में सर यहाँ दो या दो से अधिक से वर्णों के मेल से बना, तो समास में कितने पद होते हैं? क्वेश्चन यही उठता है। सर समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, समास में यही बताया गया। और इसमें 6 जो समास के भेद दो दिए गए हैं, उसके अंतर्गत सिर्फ दो ही पद की प्रधानता है। इसमें एक में उत्तर पद की प्रधानता, एक में पूर्व पद की प्रधानता है, एक में दोनों पद की प्रधानता और एक में दोनों पद अप्रधान में दोनों पद की प्रधानता नहीं। समझे? तो समास के दो पद होते हैं। पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, ये दो शब्द पूरा होते हैं। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद में जिसमें उत्तर यानी पूर्व के बाद वाली यानी लास्ट वर्ड की प्रधानता होती है। जैसे यथाउचित, विद्यालय। यथा में जैसे यथा पहले, तो यथा की जो मान्यता दी गई है वो पूर्व पद के अंतर्गत आ जाएगी। जिसमें मान लो कि कोई संख्या, तिरंगा, नवरत्न, ऐसे सारे शब्द जो हम सारे चीज आज ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद, एक उत्तर पद, जिसमें हम सारे बताएंगे पूर्व पद की प्रधानता किसमें, उत्तर पद की प्रधानता किसमें। ठीक है। नेक्स्ट लिखना कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने? 6 भेद होते हैं। पहला लिखना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, नोट कर लेना यहाँ पे। पहला लिखना अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा लिखना तत्पुरुष समास। जीडी के लिए पढ़ा रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर जीडी के लिए पढ़ रहे हो, अगर यूपीएसआई के एग्जाम के लिए अगर पढ़ना होगा तो उसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे यूपीएसआई के एग्जाम जब स्टार्ट होगा तब। ठीक। यूपीएसआई का एग्जाम हालांकि आ चुका है 14 मार्च को,
तत्पुरुष के अंतर्गत नहीं, जो कर्मधारय आता है और एक द्वंद्व समास आता है, ये तत्पुरुष के ही अंतर्गत होता है। लेकिन जब जीडी में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो जो चीज हमको पढ़ना है, जो चीज हमको पूछा जाता है, सिर्फ हम वही क्यों नहीं पढ़े? हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको इस तरह से कवर करना है जिस तरह से मेरा एग्जाम क्लियर हो। तीसरा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि। चौथा, द्वंद्व समास। पांचवा, कर्मधारय समास। छठा, द्विगु समास। यहां तक नोट कर लिए होंगे आप। पहला पॉइंट लिख करके हेडिंग लेना कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की आपको सबसे ही पता चल रहा है कि जिसमें अव्यय का बोध कराता हो, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, जिसमें अव्यय का बोध कराता हो। अव्यय का बोध कराता हो, और यही एकमात्र ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। मात्र और एक यही ऐसा समास है जिसमें बाकी बात सारे में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें पहला पद जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे मान लो प्रतिदिन। प्रतिदिन कहने का मतलब है कि आप दिन अगर लिखिएगा, प्रतिदिन का मीन्स आप संधि विच्छेद करेंगे, प्रति प्लस दिन, तो दिन का हर से मतलब कोई भी ऐसा दिन आ जाएगा जो दिन के अंतर्गत है। लेकिन बट प्रति अगर आप जोड़ दिए तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसीलिए इसको पहला पद को प्रधानता दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है उसकी प्रधानता प्रीमियम, उसकी जो प्रधानता दी गई है इसी के अंतर्गत दी गई है प्रतिदिन। ठीक है, जिसमें अव्यय का बोध होता है और जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। जैसे एग्जांपल ले लो, पूर्व पद मीन्स पहला पद, पहला पद जिसमें अव्यय का बोध कराता हो और जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, जैसे कि पहला दिन, पूर्व पद मीन्स पहला पद। एग्जांपल लिख लो, प्रतिदिन। प्रतिदिन का आप संधि विच्छेद करेंगे तो इससे क्या पाते हैं आप? प्रति प्लस दिन। प्रति मीन्स हो जाता है प्रत्येक, और दिन मीन्स ऐसा कोई सा भी दिन। अगर आप डायरेक्ट दिन लिखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि कोई सा भी एक दिन है। लेकिन अगर आप प्रति लगा दीजिएगा तो इसमें लिखा जाता है कि प्रत्येक, मतलब प्रत्येक दिन, तो इससे पूरा शब्द स्पष्ट हो जाता है प्रतिदिन। यही तो कहा गया कि जो दो शब्दों के मेल से बने एक सार्थक शब्द जो बनता है वही समास कहलाता है। निरर्थक शब्द हम नहीं बोल रहे, सार्थक शब्द बोल रहे। आप समझ गए होंगे यहाँ तक। प्रतिदिन। एग्जाम्पल ले लो, दूसरा ले लो, यथा उचित या आजन्म। जैसे लिख लो आजन्म। आजन्म से आप क्या समझें कि इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस जन्म। आ एक उपसर्ग हो गया, उपसर्ग जब पढ़ाएंगे प्रत्यय तो उसमें हम पढ़ा देंगे आ उपसर्ग के अंतर्गत आता। तो जन्म से लेकर और आ एक उपसर्ग है। आप समझ रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं? आ जन्म मीन्स आप जन्म अगर डायरेक्ट लिखिएगा तो जन्म से लेकर यानी किसी के भी जन्म से, लेकिन अगर आप आ जन्म लिखिएगा तो मतलब आज से पहले जितने भी जन्म,
आजन्म, एक और है यथाउचित। और आपको तो समझना कि हम किस तरह समझाएं, जिसमें पहले पद की प्रधानता हो। एक एग्जाम्पल और लिखना, भरपेट। भरपेट, भरपेट का ऑप्शन विशेष की जाएगा तो भर प्लस पेट, भरपेट हो गया। तो क्या इसमें पेट, पेट के मीन्स अंतर्गत की सारे आदमी का पेट ही होता है, लेकिन किस पेट की बात कर रहे हैं? भर मीन्स पूरा, भरा हुआ, पेट भर कर। आपने खाना खाया, हाँ पेट भर कर खाया, लेकिन डायरेक्ट अगर पेट का आगे जाएगा तो आप क्या समझेंगे कि यार ये तो सिर्फ पेट है। ठीक है, वही हम समझा रहे हैं कि जिसमें पहले पद की प्रधानता हो। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं भी आता है थोड़ा बहुत तो हम जब क्लास कराएंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको हम क्लियर बता देंगे। जब 10 मिनट शो चलेगा ना तो उसमें हम सारा चीज क्लियर कर देंगे। एक दिन में 2 वीडियो अपलोड होगा 10 मिनट शो के अंतर्गत, वो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिसमें उत्तर पद यानी हमने आपको भाई भाव, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, यही एक ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता। बाकी ऐसा कोई भी समास जिसमें नहीं है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। तो तत्पुरुष समास में जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, या कारक चिन्ह का बोध कराता हो। कारक जब भी पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे, या कारक चिन्ह का बोध कराता हो, या कारक चिन्ह का बोध करा होता। हमने आपको यहाँ तक समझ कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता हो। पहला लिखना एग्जाम्पल में कि गगन चुम्बी। गगन चुम्बी, गगन चुम्बी से देखना कि चुम्बी और गगन, चुमने वाला, लेकिन क्या चुमने वाला? गगन को चुमने वाला गगन चुम्बी कहलाता है। गगन को चुमने वाला गगन चुम्बी कहलाता है, हाँ या ना? यहाँ आप एक चीज देखिएगा, एक को आया, कर्ता ने कर्म को, इसमें भी कारक का चिन्ह आया। आप गौर किए कि गगन को चूमने वाला। और अब भी भाव समास में एक चीज और भूल गए, उस पर नोट करना, पहले ये पढ़ लो। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला गगन चुम्बी कहलाता है। देशभक्ति, दूसरा पॉइंट रखना, देशभक्ति। देशभक्ति के अंतर्गत कि देश में जो भक्ति करता हो, लेकिन देश के लिए करता हो, देशभक्ति कहलाता है। इसमें भी जो भक्ति को भक्ति करता है, तो जो कारक चिन्ह है इसमें भी प्रयोग होगा, देशभक्ति। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? तीसरा है, अब एग्जाम्पल और लो कि जैसे मान लो कि राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट समझिए कि आप राजपुत्र कहने का मतलब कि आपके माइंड में ये चीज थॉट उत्पन्न हो जाना चाहिए। राजपूत कहने का मतलब कि राजा का बेटा या राजा का पुत्र, राजपुत्र के अंतर्गत है। महारानी, राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र। इसमें भी देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए राजा का पुत्र। तो ये जो कर्ता का चिन्ह जो आया, यही हमने क्या तत्पुरुष समास में कहा जा रहा है कि जो चिन्ह का बोध कराता हो, जो राजपुत्र। तो ये सारे जो है ये तत्पुरुष समास है, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो या कारक चिन्ह का बोध कराता हो। समझ गए होंगे आप? अब ये भी भाव समास में एक चीज और यहाँ पर नोट करना कि जो दो ऐसे शब्द, जैसे कि बता दिया गया था कि दो ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जो मान लो कि रातों रात, अगर रातों रात, दिनों दिन, दोनों सेम शब्द होना चाहिए। पापा पापा, रातों रात, दिन दिन, अगर ऐसे शब्द होता है तो आप आंख मूंद करके अब भी भाव समास लगाइएगा कभी भी। अगर विपरीत रहता है तो वो द्वंद्व समास में चला जाएगा। जैसे माता पिता, भाई बहन,
ये सब द्वंद्व समास में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको रातों रात, दिनों दिन, आकाश आकाश, अगर दोनों बराबर समान हो, हाइफन का बोध कराता हो, जैसे हाइफन हो और दोनों समान हो, तो आप आंख बंद करके तो आप अव्ययी भाव समास बताएंगे, अव्ययी भाव समास बताएंगे, हाँ या ना। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब दो बराबर शब्द, ऐसे शब्द जो बराबर हो, जो एक ही चीज का बोध कराता हो, वो अव्ययी भाव समास मारिएगा हर हमेशा। आयोग ने भी इसको माना है, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, और तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, जिसमें कारक चिन्ह का बोध कराता हो। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता और कारक चिन्ह का बोध कराता हो। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पद। नेक्स्ट लिखना तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर। तत्पुरुष समास क्या कहता है कि इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास हो गया क्रमधारय समास। तीसरा क्या लिखे थे? क्रमधारय समास। तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। हाँ, क्रमधारय समास के जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की प्रधानता हो, और जिसमें विशेषण और विशेष्य का बोध होता, और जिसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता, विशेष्य का प्रयोग होता, क्रमधारय। समझ गए होंगे? तो जिसमें उत्तर पद की प्रधानता है और जिसमें विशेषण और विशेष्य के प्रयोग होता। पहला लिखना महात्मा। महात्मा से आप क्या समझ रहे हैं? महात्मा, आप इसका समझिए महाज और आत्मा। लेकिन आत्मा कहने का मतलब कि आत्मा से आप समझिएगा सिर्फ और सिर्फ आत्मा। लेकिन अगर आपको महात्मा बता दिया जाए तो महान है जिसके आत्मा, यहाँ विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हो रहा है। महान है जिसके आत्मा, वो महात्मा के अंतर्गत है। समझ में? गगन चुम्बी, गगन को चुम्बी, समझ रहे? नीला है अंबर जिसके, नीलंबर, महात्मा। महान है जिसके आत्मा, इसमें विशेषण और विशेष का बोध कराता हो। दूसरा है नीलकमल। नीलकमल कहने का मतलब कि नीला है जो कमल, नीलकमल। दूसरा है नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। समझ रहे? यहां तक नोट करिए। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास से आप तुरंत याद कर लेंगे कि द्विगु समास क्या कहता है। द्विगु समास आप क्या समझते हैं कि जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की प्रधानता हो, और पहला पद संख्या का बोध कराता हो, और पहला पद
संख्या का बोध कराता हूँ। द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जैसे आप मान लीजिए नवरत्न, तिरंगा, नवरात्रि, साप्ताहिक, या कोई दशक ले लो, ऐसे जितने भी शब्द जिसमें उत्तर पद की प्रधानता और संख्या का बोध कराता हो। हमने आपको दो दो परिभाषाएं बता रहे हैं, तीनों, ये जो चौथा समास है, चारों समास के अंतर्गत मैंने चार चार से आपको परिभाषा बता रहा है, ठीक है। द्विगु समास, जैसे तिरंगा, तिरंगा में आप समझ रहे होंगे जिसके तीन रंग है, तीन से आप समझ गए होंगे कि तीन का बोध कराता हो तिरंगा। दूसरा नवरत्न, नवरात्रि, साप्ताहिक, साप्ताहिक मीन्स 7 दिन, ये सारे चीज हमने आपको बताया द्विगु समास करते हैं। चार पांच, पांचवा है क्या, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहने का मतलब कि इसमें भी उत्तर, इसमें को दोनों पद प्रधान होते हैं, इसी के अंतर्गत द्वंद्व के समास के ही अंतर्गत दोनों पद जो प्रधान, जैसे कि मान लो कि इसमें विपरीत शब्द का उदाहरण होता है, विलोम शब्द का, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद प्रधान हो और विलोम का विरोध कराता हो, विलोम का भेद कराता हो। एग्जाम्पल लिख लेना, पहला माता पिता, दूसरा माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, चोर उचक्ता, सब इसी के अंतर्गत आएंगे, दो समास के ही अंतर्गत। तो आप समझ गए, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, ये सारे जो जो पहला दोनों पद प्रधान हो, इसमें देख रहे हैं माता भी पिता भी दोनों पद प्रधान है और दोनों विपरीत चीज का बोध कराता है, भाई बहन, माता पिता, पाप पुण्य, ऐसे कोई भी शब्द ले, ठीक है। जल विष, ये सारे चीज इसी के अंतर्गत आए, ठीक है। अब लास्ट बच गया एक, और वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान था, इसमें दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो, और इसमें दोनों पद अप्रधान हो, और जब कोई इसमें अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा जाएगा या कुछ ऐसा लिखा होगा जिसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप उसका संधि विच्छेद कीजिएगा या उसको समझिएगा तो उसका इशारा किसी तीसरे वर्ड की तरफ जाएगा। दोनों पद अप्रधान होने का मतलब कि आप समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि जब दोनों का संधि विच्छेद कीजिए, जब जब पद को संधि करने पर उस शब्द को छोड़कर
किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता हो। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होता है। जैसे मान लो कि दशानन, दशानन से आप क्या समझते हैं कि 10 है जिसकी आनंद, दशानन, 10 है जिसकी आनंद, दशानन 10 है जिसके आनंद। लेकिन दशानन से आप क्या समझते हैं कि रावण, रावण के 10 आनंद थे। दशानन में से आप समझ रहे हैं 10 है जिसके आनंद, लेकिन आपके माइंड में तुरंत ये शो हो जाता है कि रावण के ही तो 10 आनंद थे, इसलिए तो उनको दशानन कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहता है कि जिसमें पद की अप्रधानता हो और संधि विच्छेद करने किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हो। नीलकंठ, नीलकंठ भी कंठ है जिनके नील, तो नीलकंठ की मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप समझिएगा नील है जिनके कंठ, लेकिन नीलकंठ के फिर क्या, नीलकंठ आपको बोलने मात्र से क्या मन में उत्पन्न हो रहा है कि विष्णु भगवान, समझ रहे हैं। चतुर्भुज, 4 हैं जिसके भुजाएं, भगवान विष्णु जी। तो यही हम कहना चाहिए। नीलकंठ में नीलकंठ में जो हमारे भगवान शिव, और चतुर्भुज में जो हमारे विष्णु भगवान। तो यही एक ऑप्शन लिख लेना इसमें, चतुर्भुज, चतुर्भुज, नीलकंठ, तीसरे पद की ओर इशारा करता हो, वही बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। हमने आपको 6 समास पढ़ा दिए, सारे के 2-2 परिभाषा बता दी। अब इसका बचकर जो प्रैक्टिस है, जो 10 मिनट का क्लास लगेगा, हम 10 मिनट शो जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद, तो 10 मिनट शो में हम सारी चीज कवर कर देंगे। आपको कुछ हम ऐसे समास छांट करके देंगे जो एग्जाम पे और पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जरूर पूछा जाएगा, और इतना जरूर रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, और मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तो जाने से पहले एक शायरी सुन लीजिए मेरी तरफ से कि तुमको भी मलाल रहेगा कि हमको मान जाना चाहिए, तुमको भी मलाल रहेगा कि हमको मान जाना चाहिए था, और हमको भी मलाल रहेगा कि हमको मना लेना चाहिए था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।